डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट फेस राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण जो है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि चला था 1905 से 1919 तक का। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों की बात करें तो इसे हम तीन भागों में बांट के समझ सकते हैं। पहला उदारवादी चरण, ठीक है, उदारवादी चरण जो चला था 1885 से 1905 तक, ठीक है। दूसरा जो है वो है उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण जो चला था 1905 से 1919 तक। और आखिरी जो है जिसे हम कहते हैं गांधी युग, जो कि 1919 से पूरा इंडिपेंडेंस तक। ठीक है बेटा, तो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? उग्रवादी चरण की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उदारवादी चरण में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कांग्रेस के जो उदारवादी विचारधारा के नेता थे। और उग्रवादी चरण में कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे वो लीड कर रहे थे। और गांधी युग में तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, गांधी लीड कर रहे थे आंदोलन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं उग्रवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लीडर्स देख लेते हैं कौन कौन से थे। इसमें नाम आता है, हम सब प्रमुख नेताओं की बात कर रहे हैं बेटा। इसमें नाम आता है लाला लाजपत राय, दूसरा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, और तीसरा नाम आता है विपिन चंद्र पाल का, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, तो ये हैं हमारे क्या लीडर्स। इसके अलावा भी थे, लेकिन हमने जो सब प्रमुख है उनके नाम लिखे हुए हैं। विपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो राइज पढ़ना है और दूसरा फिर उनके समय की जो मेजर इवेंट्स हुए या डेवलपमेंट हुए वो देखने हैं। ठीक, तो पहले हम ये देखेंगे causes of rise of extremist phase या extremism in India। ठीक है बेटा, तो क्या कारण रहे कि भारत में उग्रवादी चरण का उदय हुआ या उग्रवादी चरण के जो नेता थे उनका उदय हुआ? ठीक है, तो पहला रीजन जो था वो तो था फेलियर ऑफ मॉडरेट्स। जो पहले वाला चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें उदारवादी दल के नेता आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनकी असफलता। जो यंग जनरेशन थी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, जो यंगर जनरेशन थी वो सवाल खड़े कर रही थी कि आपने किससे? उदारवादियों से, कि आपने ओवर फेथ इन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन में आपने ज्यादा भरोसा दिखाया है, लेकिन है क्या? मिला क्या? लैक ऑफ रिजल्ट्स। इससे क्या हुआ? डिसअपॉइंटेड हुए ये लोग। कौन लोग? ये जो नौयुवक थे। ठीक है, यानी कि जो यंगर जनरेशन आ रही थी पढ़ी लिखी, वो इससे क्या थी? वो डिसअपॉइंटेड हो रही थी कि आपके इस रवैये से कौन सी ऐसी डिमांड है जो आपने ब्रिटिशर से पूरी करवा ली है भारतीयों के हित में? तो कोई नहीं। ठीक है, अगला जो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या फिर एक्सटॉर्शन। ब्रिटिश शासन में किसानों का इस हद तक शोषण किया जा रहा था बेटा कि जो 19वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में, लेटर 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था? फ्रीक्वेंटली फेमाइन आ रहे थे, यानी कि अकाल पड़ रहे थे, और निर्धनता, पावर्टी, है ना।
अब अकाल क्यों पढ़ रहे थे? क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो प्रमोट करते थे कैश क्रॉप्स को। कैश क्रॉप्स को क्यों? क्योंकि ये उनके ब्रिटेन में उनके उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, वो प्रोवाइड करवाते थे। और क्या नहीं करने दे रहे थे? जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो नहीं हो पा रही थी। इससे क्या था? जब खाद्यान्न फसलें नहीं हो पाएंगी तो अकाल तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। उन कृषि की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, ठीक। तो ये भी कारण रहा काहे में? उग्रवादी नेताओं के उदय में, ठीक है। अगला वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है? नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। नस्ल के आधार पर, यूरोपीय नस्ल, भारतीय नस्ल, ठीक है। इस तरीके से कैसे कि जो भारतीय हैं उनको कोई भी हाई पोस्ट जो है वो दी नहीं जाती थी, ठीक है। उनको डिनाई कर दिया जाता था। हाई पोस्ट के लिए उनके प्रमोशन नहीं होते थे। इसके अलावा क्या रहता था? ट्रीटेड एज इंफीरियर, उनको निम्न जाति का समझा जाता था। भारतीयों को निम्न जाति का समझा जाता था। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, ये अंग्रेजों का है, ठीक है। इनको इंफीरियर समझा जाता था। तो ये जो भेदभाव था नस्ल के आधार पर, ये भी लोगों के मन में क्या कर रहा था? गुस्सा उत्पन्न कर रहा था या रोष उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो है हमारा कुछ एक इंटरनेशनल इवेंट हुए। ये कौन सा इंटरनेशनल इवेंट है? एक सर्वप्रमुख इवेंट था, एक सर्वप्रमुख घटनाक्रम था, वो था जापान और रूसो वार में जापान की विक्ट्री 1905 में। 1905 में जापान ने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया। तो पहले ये मान्यता थी कि कोई भी एशियाई देश यूरोपीय देशों को हरा ही नहीं सकता है, वो क्या है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस युद्ध ने जब जापान जैसे छोटे से एशियाई देश ने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया, तो ये मान्यता कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई कि अभी लोगों ने ये समझा नहीं, एशियाई देश भी यूरोपीय देशों को हरा सकते हैं, ठीक है। अगला ग्रोथ ऑफ, जो अगला है हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनल अप्रोच। सॉरी, अप्रोच नहीं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर है आपका कॉन्शियसनेस। इससे तात्पर्य ये है कि जो एक राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना, उसका भी विकास हो रहा था। क्यों? क्योंकि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक जो राइज ऑफ एजुकेटेड यंग, ठीक है, राइज ऑफ एजुकेटेड यूथ, ये आ रहे थे। ये क्या कर रहे थे? ये देश में जागरूकता का प्रचार कर रहे थे। किस मामले में? कि जो ब्रिटेन है वो हमारा क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है ना। हर तरीके से ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा है। तो जो राष्ट्र के अंदर चेतना का एक प्रसार कर रहे थे पढ़े लिखे लोग, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आए थे, ठीक है। तो ये और एक और रह जाता है बेटा, जो क्या था? वो इमीडिएट कॉज था, यानी कि तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या रहा जिसने लोगों के मन में अत्यधिक गुस्सा भरा? वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, इस आधार पर कि बंगाल बड़ा राज्य है, उसमें प्रशासन में कठिनाई होती है, लेकिन असल मकसद तो कुछ और था, ठीक है। और बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया।
ये स्वदेशी मूवमेंट ये जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद होने वाला बड़े पैमाने का ये विद्रोह था। क्यों? और इसकी एक प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने भागीदारी दी थी। ठीक है, इसमें महिलाएं शामिल थी। तो सबसे ज्यादा, और फिर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई, कई इवेंट्स हुए, ठीक है, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, उसको और उसके लिए प्रेरणा का काम किया। ठीक है, तो हम बाकी जो इवेंट्स हुए हैं वो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।